आता है लक्ष्य से साइली और सचिन का। ये उनका मन आज जरूर कह रहा होगा, वो इसीलिए क्योंकि जब एक घर से जा रहे हैं साइली और सचिन तो जरा लक्ष्य को देखिए कैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। अब चाचा और चाची से बच्चे प्यार करते हैं, लेकिन लक्ष्य तो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि साइली और सचिन ये घर छोड़कर जाएं। अब ये सब कुछ देखकर जिसे मिर्ची लग रही है वो रोशनी है, और इसका कारण तो आप सभी अच्छे से जानते हैं ना। इवन तो सचिन साइली अभी जा रहे हैं, बट वो लोग कह रहे हैं कि वो वापस आएंगे, बाबा के लिए आएंगे, फेस्टिवल्स मनाने आएंगे या कुछ भी ऐसे घर में फंक्शन होगा उसके लिए आएंगे। बट मैं ऑब्वियसली उसे मना कर देती हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आज तक इतने सालों तक सब चीज़ें मैनेज की, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रोशनी नहीं चाहती कि साइली सचिन कभी भी वापस आए, बिकॉज़ जब जब वो वापस आते हैं तब लक्ष्य उनके पास चला जाता है, खींचा चला जाता है। तो ये रोशनी नहीं चाहती। अभी भी जब ये दोनों निकल रहे हैं तो लक्ष्य पूछ रहा है बार बार कि आप लोग सच में जा रहे हैं कि आप मत जाइए, साइली को हग कर लेता है। तो ये सब चीज़ें रोशनी को बहुत बॉदर कर रही है। अब हम सभी जानते हैं कि लक्ष्य साइली का बेटा है, इसीलिए तो रोशनी यही चाहती है कि जल्द से जल्द साइली और सचिन यहाँ से चले जाएं, ताकि ये राज राज ही बना रहे। अब सचिन और साइली तो कुछ वक्त के लिए ही यहाँ आए थे, ये बाबा अब ठीक हो गए हैं तो इन्हें जाना पड़ रहा है। लेकिन लक्ष्य का ये चेहरा देखकर सचिन और साइली भी बहुत इमोशनल हो गए हैं। जो रेणुका जो अभी कुछ पिछले एपिसोड्स में भूल रही है चीज़ें, तो ये उसी का एक सीन है जिसमें उसका चेकअप वेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं सचिन साइली, ताकि क्योंकि ऐसे बोल के तो वो चेकअप नहीं कराएगी, तो वहाँ वो चेकअप करवा ले और पता चले कि क्या है एग्जैक्टली, वो क्यों भूल रही है चीज़ें। खैर एक बात हम आप सभी को बता दें कि सच बहुत दिनों तक छुपता नहीं है। आज नहीं तो कल साइली और सचिन के सामने ये राज खुल ही जाएगा कि लक्ष्य उनका बेटा है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आने वाले ट्रैक में ना अब रेणुका की तबीयत खराब हो जाएगी, जिसके चलते साइली और सचिन को वापस घर आना पड़ेगा और तब खुलेगा रोशनी का राज। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इन दिनों चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब आप कहेंगे रक्षित और अपराजिता के बीच, तो ऐसा नहीं है। इस बार ये ड्रामा जो है वो अपराजिता के घर पर चल रहा है, क्योंकि अपराजिता ने एक जोरदार थप्पड़ मार दिया है अपनी छोटी बहन को। अब देखिए अपराजिता जो है ना वो कोई भी काम बिना किसी वजह के तो नहीं करती है, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है, आइए दिखाते हैं। जब जबान से झूठ निकलता है ना, लड़का हो या लड़की, धोखा एक सा लगता है। अपराजिता ने अपनी ही छोटी बहन को जोरदार थप्पड़ मार दिया है। और जैसा कि आप सब अपराजिता को जानते हैं, वो बेवजह कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके चलते किसी को भी नुकसान हो। इस थप्पड़ के पीछे बहुत बड़ी वजह है।
उसकी अपनी बहन आरू धोखा दे रही है। पहले तो उसे रोहन से प्यार था, एक तरफ रोहन है तो दूसरी तरफ वो किसी और से भी प्यार कर रही है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। अब यहाँ पर ये गलत बात नहीं है कि आप किसी और से शादी करना चाहती हैं, लेकिन गलत ये है कि कम से कम जिस लड़के को आपने धोखे में रखा है उसे बता तो दो कि अब आप उससे प्यार नहीं करती हैं और ना ही उससे शादी करना चाहती हैं। दीदी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आरू ने एक्चुअली आरू को जब से विवान से प्यार हुआ है तब से वो ट्राई कर रही थी कॉन्स्टेंटली कि उसका रोहन से ब्रेकअप हो जाए, बट फैमिली के कॉन्स्टेंट प्रेशर की वजह से वो क्लियरली आउटराइटली रोहन को बोल नहीं पाई। इसी वजह से बहुत सारी खिचड़ी मच गई और चंद्रभागा जी ने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और रोहन को सुसाइड की तरफ ढकेला, जिस वजह से आज ये बहुत बड़ा फियास्को हुआ है और दीदी ने आके सीधे लगा दिया है। हाँ, उनको लग रहा था कि मैं जाके सच बोलूँगी, रोहन को सच बोल के ब्रेकअप करूँगी, बट सिंस आरू को शायद बुरा नहीं बनना था रोहन की नज़रों में और रोहन को बहुत ज़्यादा हर्ट नहीं करना था ये बोल के कि मैंने तुम्हारे ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया, इसलिए शी वॉज जस्ट प्लेइंग अराउंड बाय लाइंग। रोहन को जब आरू का सच पता चला तो उसने खुद की जान लेने की भी कोशिश की। अब ये बात तो बहुत ही बढ़ गई है। अब ये गलत तो हो रहा है, इसीलिए अपराजिता को जो सही लगा उसने वही किया। अपनी बहन को वो अच्छे से जानती है कि कितनी जिद्दी है आरू। फिलहाल तो एक थप्पड़ ने इस सभी को चौंका दिया है। यहाँ पर रक्षित भी है जो चुपचाप से खड़ा है। शायद रक्षित को लगता है कि अभी चुप रहना ही सही है। अपराजिता अभी बहुत गुस्से में है। आरू आज अब समाज के हिसाब से अगर देखेंगे तो आरू बहुत गलत कर रही है, बट आरू अपने लिए स्टैंड ले रही है। आरू जिंदगी भर बचपन से अपनी दीदी को देखते आई है कि दीदी ने कैसे सैक्रिफाइसेस किए हैं और दीदी कब कैसे हमेशा परेशान रही है। तो आरू ने उनको देख के ये सीखा है कि खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, खुद के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आपके बारे में कोई और नहीं सोचेगा। और खुद को प्रायोरिटी रख के वो अपने लिए बेस्ट चाहती है। वो चाहती है कि उसकी बेस्ट घर पे शादी हो, बेस्ट लड़का उसे मिले और बेस्ट तरीके से अपनी लाइफ आगे जिए। तो आई थिंक आरू को मैं इसमें ब्लेम नहीं करूँगी ज़्यादा। अपने लिए अगर बेस्ट चुनना गलत है तो ये फिर समाज गलत है। वही अपराजिता की माँ ने इस सारा गुस्सा निकाल दिया दादी पर। अब दादी भी कमाल की है, जानबूझकर सारा माहौल खराब करती है क्योंकि दादी को मजा आता है दूसरों के घर में कलेश करने में। खैर अब ये बात बहुत बढ़ गई है। रोहन की माँ अपराजिता से कुछ नहीं कह रही है, वो केवल इतना चाहती है कि उसका बेटा ठीक से रहे। फिलहाल तो ये साइड वाले रिश्ते चलते ही रहेंगे। हमें तो मेन रिश्ते के बारे में जानना है, यानी कि अपराजिता और रक्षित के बारे में, जिनके बीच प्यार की शुरुआत हो गई है। रक्षित के दिल में तो अपराजिता ने जगह बना ही ली है, लेकिन अब अपराजिता के दिल में भी रक्षित बसता है। तो हमें उन दोनों को एक साथ देखने का इंतजार है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसी भी इंसान की जिंदगी में ना प्यार और परिवार, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन अब लगता है कि नयोनिका की जिंदगी में अब ये दोनों ही चीजें उससे दूर जा रही हैं। ईशान तो उन्हें भूल ही चुके हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ उनकी बेटी जो है वो भी उनसे नाराज हो गई है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि आखिर नयोनिका जो है वो कैसे इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालती हैं। मैं चाहूंगा कि आप कभी हमें याद न करें। ये मत समझना कि इश्क कर लिया है तो उसका दर्द नहीं सहना पड़ेगा। आखिर मुसाफिर भला सूरज की तपती गर्मी से कहां बच पाया है। इश्क का शहर ही ऐसा है कि कांटों पर चलकर ही गुलाब को पाया जा सकता है। सीरियल सैराब में अब कहानी कुछ इस तरह की हो चली है।
नोयोनिका ने अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने प्यार का गला घोंट रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब उसका रिश्ता ईशान से आगे बढ़े। नोयोनिका तो वैसे भी अब ना घर की रही ना घाट की, क्योंकि ईशान ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया है और बेटी ने उसका दर्द नहीं समझा। नोयोनिका भला अब करे तो क्या करे, उसका साथ ही अगर इन दिनों कोई है तो वो उसके आंसू हैं। एक्चुअली नोयोनिका की लाइफ में इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ चुके हैं और इतने इमोशनल बैगेजेस हैं कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रही है अभी। उसे ये लग रहा है कि बस या तो ईशान ठीक हो जाए अच्छे से, और अगर बिशु दादा ने उसको ले जाने की बात कर दी है तो फिर उन्होंने एक्चुअली सुना दिया है कि अब आप हमारी लाइफ में बिल्कुल मत आइएगा। तो यहाँ पर नोयोनिका भी कह देती है कि मैं बिल्कुल आपको परेशानी करूँगी, आप ले जाइए उसे, मैं लिख कर भी दे देती हूँ कि मेरी तरफ से आप डिस्चार्ज ले लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नोयोनिका को अंदर तो अभी ऑब्वियसली रह ही जाएगा, क्योंकि इतने सालों बाद उसे जो चाहिए था प्यार वो मिला है, तो वो अंदर ही अंदर अब घुट के रोने के पता नहीं क्या होगा उसका, वो वही जानती है। नोयोनिका तो बस एक डॉक्टर का फर्ज अदा कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्यार की कीमत भी चुकानी पड़ रही है। नोयोनिका के पास बिशु काका भी जब आते हैं तो वो उसे साफ शब्दों में कह देते हैं कि अब वो ईशान से कोई रिश्ता ना रखे, और जब ईशान की हालत ठीक हो जाएगी तो वो एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी भी करवा देंगे। नोयोनिका ये सब सुनकर उदास तो होती है, मगर वो अपने इमोशंस को छुपा लेती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी मदर का जो लाइफ रही है मेरी मदर की, वो भी इतनी कोई स्मूथ नहीं रही है। कहा जाए तो एक तरह से तो उन्होंने भी एज अ सिंगल मदर ही मुझे बड़ा किया है। आई थिंक ये तो सभी लोग जानते भी हैं, काफ़ी सारे लोगों को पता है ये बात। उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था हमारी रेजिंग करना, लेकिन उन्होंने बहुत बहादुरी से, बहुत अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ को जिया और हमें वो संस्कार दिए ताकि लोग हमसे जुड़े रहें, हमसे प्यार करते रहें। काफ़ी सारे उन्होंने भी ताने सुने अपनी लाइफ में। तो बीइंग अ डॉटर आई कुड अंडरस्टैंड हर कि आज भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जो आप भी कह रहे हैं मैं अपनी मदर से बहुत क्लोज हूँ, वो मैं इसीलिए ज़्यादा क्लोज हूँ कि मैं चाहती हूँ कि वो बस खुश रहे। ईशान की अस्पताल से छुट्टी होने वाली है और अब ईशान मुंबई के लिए रवाना भी होगा, मगर उससे पहले अस्पताल में ईशान के सम्मान के लिए एक इवेंट रखा जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ ईशान और नोयोनिका की जब मुलाकात होगी तो दोनों किस तरह से रिएक्ट करते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं सुनीता थत्ते। मेरी जगह फेवरेट प्लेस टू सिट एंड रीड, सिट एंड वॉच टीवी। अभी एक ख़ास नज़ारा दिखाना चाहती हूँ मैं। ज़्यादातर बम्बई के घरों में दिखता नहीं है, इसलिए ख़ास बोल रही हूँ मैं। टड़ा! इतनी सारी ग्रीनरी है हमारे यहाँ। ये तो सारी वैन गॉग की पेंटिंग्स हैं जो मैं फ्रांस गई थी तब वहाँ से मैं लेके आई थी। मुझे वैन गॉग का स्टाइल बहुत पसंद है, उसके कलर्स बहुत पसंद है। And this is another friend gave me this puppet which I love, which adds color to my room। और ये मेरी एक और फ्रेंड ने खुद बनाया है। फूलों से भी सुकून मिलता है, घर में फूल है तो शांति रहती है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज़ माई हस्बैंड जयंत धर्माधिकारी, who was also a filmmaker and a film writer। अवार्ड्स मिले हैं मुझे, वो सारे ज़्यादातर जी के हैं। ये है मेरा बेडरूम
जहाँ पे काफ़ी सारी किताबें हैं, यहाँ भी, इसमें भी किशोर कुमार का बायोग्राफी है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। मेरा बेडरूम होता है जब मेरा ग्रैंडसन यहाँ नहीं होता है। जब मेरा ग्रैंडसन यहाँ होता है तो ये बेडरूम होता है। किताबें बहुत सारी हम लोग बहुत पढ़ते हैं सारे। ये 3 जनरेशन 4 जनरेशन की किताबें हैं। दिस इज़ माई डॉटर एंड माई ग्रैंडसन। दिस इज़ माई फादर। टॉयज़, ये गाड़ी है, छोटा बॉल है, एक गाड़ी जो उसने खुद बनाई है। चलो चलते हैं किचन में। ये है मेरा किचन। फिर से बम्बई में जो घर होते हैं उनमें बहुत छोटे छोटे किचन्स होते हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा किचन है। ये हमारा फ्रिज है, इसके ऊपर बहुत सारे मैग्नेट्स हैं। मेमोरीज है हमारी सारी, जहाँ भी जाओ, जैसे ये लद्दाख गए थे वहाँ का है। ये ना, हाँ, ये तो सबसे फेवरेट है मेरा, क्योंकि माई ग्रैंडसन इज मेड दिस ऑन माई बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अजी। तो हेल्दी वर्जन ऑफ अ पिज़्ज़ा, तो ये बनेगा रागी की रोटी से। ये रागी का भाकरी है और इसके ऊपर हम अभी डेकोरेशन करने वाले हैं सब पिज़्ज़ा की। मैं रोज़ योगा करती हूँ, जितना कर पाती हूँ मैं, और कई सारे हैं आसन। कई सालों तक ओडिसी नृत्य सीखा है मैंने। मेरी गुरु रही हैं झेलम परांजपे, फिर शंकर बेहरा और गुरु केलुचरण महापात्रा, तीनों के साथ मैंने सीखा है। तो मेरा छुट्टी का दिन मैं ऐसे गुजारती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें करते हैं। कभी थोड़ा डांस कर लिया, कभी पढ़ना तो हर रोज़ का ही होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी और कोई नई चीज़ दिखाएंगे। तो धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। फाइनली अब हम ये कह सकते हैं कि भाई बुआ जी का पर्दाफाश हो गया है। अब भाई जाहिर सी बात है कि कहानी जो है वो क्लाइमैक्स की ओर बढ़ चुकी है, शो बंद हो रहा है। तो रीत को तो बुआ जी का सच सबके सामने लाना ही था। आखिर किस तरह से ये कहानी जो है वो दी एंड की तरफ पहुंच रही है, आपको दिखाते हैं। नहीं, गोली चल जाएगी। सब पीछे हट जाओ। नहीं, मेरे गोली चला दूंगी।
बुआ जी मानना पड़ेगा कि आप आखिरी दम तक हार नहीं मानती हैं। अब देखिए बुआ जी हर तरीके से घेरे में आ गई हैं। इतने दिनों से वो जो खेल खेल रही थी कि कभी रीत और राघव को बर्बाद करने की कोशिश करती तो कभी रीत के बच्चे को चुराकर किसी और के गोद में डाल देती। यहाँ तक कि बुआ जी ने इस घर में किसी को भी नहीं छोड़ा, अपने मतलब के लिए सबको मोहरा बनाया। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाप का घड़ा भर जाता है। अब तो आप सब लोग जाने गए हैं कि जाने अनजाने हम मिले का हम लोग एकदम आखिरी पड़ाव पर हैं, तो नेचुरली एक विलेन का, रावण का तो खात्मा होता ही है, कंस बुआ जी का तो खात्मा होना ही वाला है। तो घड़ा फूट जाता है तो अब यही हो रहा है कि बुआ जी की करनी सबके सामने आ गई है। अब बुआ जी का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी आन बान और शान के साथ जी है, अपनी शर्तों के साथ, तो वो खुद को पुलिस के हवाले नहीं करेंगी। इससे बेहतर है कि वो अपनी जान दे देंगी। अब बुआ जी आप अपनी जान तो तभी देंगी ना जब ये गोली चलेगी। रीत को देखिए, उसने कितना सही निशाना लगाया है। इस सीधा निशाना बुआ जी की बंदूक पर लगा और बुआ जी की बंदूक नीचे गिर गई। पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया बुआ जी को। अब पूरा परिवार हक्का बक्का है। क्या सच में इस शारदा सूर्यवंशी में थोड़ी सी भी इंसानियत बची नहीं थी? सर झुकाकर नहीं जीना चाहती, मैं जेल नहीं जाऊंगी। शारदा सूर्यवंशी ने हमेशा सर उठाकर जिया है, मरेगी भी वो सर उठाकर। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, शारदा सूर्यवंशी कभी नहीं हारती। हर बार की तरह इस बार भी मैं रीत को मारने की पूरी कोशिश में हूँ और मुझे लग रहा था कि मैं उसमें सक्सेसफुल भी हो जाऊंगी, लेकिन कितना कुछ मैंने सांप से कटवाने की कोशिश की, मैंने जहरीला पानी दिया, आग से जलवा रही हूँ, पर पता नहीं रीत का अंत होगा कि नहीं होगा। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ उसकी राख दिखाई देगी, तो देखते हैं क्या होता है। अब बुआ जी कहकर जा रही हैं कि वो दोबारा आएंगी, उन्हें कभी कोई हरा नहीं सकता है। रीत और राघव को उनका बच्चा मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर बुआ जी जो बोल कर गई हैं वैसा होगा तो इसका मतलब ये है कि जाने अनजाने सीरियल का पार्ट 2 भी आ सकता है। अब जिस तरीके से बुआ जी ने कहा है, लग तो कुछ वैसा ही रहा है। मुंबई से कैमरामैन अनुप्रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रविवार का दिन फैमिली टाइम होता है, ऐसे में कभी कभार सीरियल्स की अपडेट नहीं होती तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम कम समय में आपको बता देंगे कि आखिर सीरियल्स की दुनिया में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल मन्नत की। सीरियल मन्नत में अब धैर्य को पता चल गया है कि मन्नत और विक्रांत उसके सच को जानते हैं। ऐसे में धैर्य विक्रांत की कार का ब्रेक फेल कर देगा ताकि विक्रांत और मन्नत दोनों ही खत्म हो जाए, ताकि उसका राज उन्हीं के साथ दफन हो जाए। मगर बुरे काम का अंजाम भला अच्छा कहाँ होता है? जैसा धैर्य सोचता है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बैलेंस नहीं हो रही है यार गाड़ी। अच्छा ठंड नहीं रखना था ना तेनू, अब मर मेरे नाल। अब बात करते हैं सीरियल 108 बेस हॉस्पिटल उरी की। अस्पताल में आतंकवादी आ जाएंगे और नैना को बंदी बना लेंगे। डॉक्टर अनिरुद्ध और मेजर समीर को इस बात की भी भनक हो जाएगी कि उनके अस्पताल में आतंकवादी आ चुके हैं, इसलिए वो पहले मरीजों को बाहर निकालेंगे और फिर डॉक्टर नैना को बचाएंगे। चुपचाप जो कहता हूं करो। तो फिर बहुत बड़ी गलती कर आर्मी हॉस्पिटल में घुस के।
ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मुझे मेरी मंजिल नहीं मिल जाती। अब बात करते हैं सीरियल सहर होने को है कि कहानी में ये होगा कि अब सहर ही माहिद का इलाज करेगी और अब कहीं ना कहीं इनके रिश्ते भी जुड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि माहिद चाहेगा कि सहर और उसकी सगाई रियल वाली हो। माहिद और सहर दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है, ये बात तो अब तय है। अब बात करते हैं सीरियल तू जूलियट जड्डी की। हीरो और नवाब सबके सामने दादी की पोल खोल देंगे, मगर दादी आखिरी वक्त पे छक्का मारेगी। वो अपनी डिमांड रखेगी कि अगर नवाब निमृत के साथ शादी नहीं करेगा तो वो पेपर पर साइन करके उन सभी को रोड पर ले आएंगी। दादी को लगेगा कि वो अपने प्लान में कामयाब हो गई हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। उनको रोजगार मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये सारी जमीन सिंघानियाज को बेच दी। अब ना तो यहाँ फैक्ट्री बनी और ना इनको रोजगार मिला। यहाँ पे अमीरों के लिए टाउनशिप बन रही है, अब ये बेचारे सड़क पे आ गए। अब बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। तृप्ति ने तो तुलसी का जीना ही हराम कर दिया है, क्योंकि उसने ऐसा खेल खेला है समायरा को लेकर कि वीरानी परिवार के होश उड़ गए हैं। मगर तुलसी के रहते आखिर तृप्ति अपने प्लान में कामयाब कैसे हो सकती है? तुलसी जरूर इस परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी। डोंट वरी, पापा हमारे रिश्ते के बारे में बात करेंगे। वो लोग कभी नहीं मानेंगे। मान गए। क्या? तुमने समायरा को तो हाँ कर दी। क्या तुम सच में समायरा की शादी? तो क्या करूं नंदिनी? अब मैं हिसाब बराबर करूंगी, सुन रही हो तुम? अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा के सपनों को खरीदने के लिए मोटी बा उसकी कीमत लगा देगी, क्योंकि वो किसी भी तरह चाहेगी कि राही और प्रेम ये कंपटीशन जीत जाए। अनुपमा का भी सपना होता है कि वो मुकाबला जीतकर अपना सपना पूरा करे, मगर अब देखते हैं कि क्या अनुपमा उस पेपर पर साइन करती है या नहीं। आप नान खटाई खा के मुंह मिठा कीजिए। मैंने कोई डाउन पेमेंट नहीं दिया। आपको डाउन पेमेंट तो हो गया है। 5 लाख? इतने सारे पैसे? ये मेरे पैसे नहीं है सर। रकम हमने भरी है अनुपमा जी। आपको जमीन का टुकड़ा चाहिए और हमारे टिंकू को विनर की ट्रॉफी, तो आप ट्रॉफी छोड़ दीजिए। इस हार में आपकी, आपके अपनों की और आपके सारे सपनों की जीत है अनुपमा जी। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। मीरा अब अपनी अगली चाल चलती हुई नजर आएगी, जहां वो एक खत अनु के परिवार तक चोरी से पहुंचाएगी, और जिसके बाद पुष्पा जी हो सकता है कि मीरा की जाल में फंस जाए। अब देखते हैं कि मीरा अनु को घर से निकालने में सक्सेस हो पाएगी या नहीं। मैं इंडिपेंडेंस डे के लिए एज अ गेस्ट बुलाया है, तो वहाँ जाना पड़ेगा। मेरे प्लान का पहला स्टेप शुरू होता है अब। अनु, अब तुम उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। आपसे मिलना चाहता हूँ आपका दामाद राजीव भाटिया। मुझे यकीन है मेरी पहली चाल मोहल्ले में अपना असर दिखाना शुरू भी कर चुकी है। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। सीरियल अनुपमा की तरह अब सीरियल गंगा माई की बेटियां भी रियलिटी शो बन गया है। रियलिटी शो में जैसे साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाता है, कुछ इस तरह करता हुआ नजर आएगा स्नेहा का सिद्धू, जिसके कारण गंगा माई मुसीबत में फंस जाएंगी। एक कंटेस्टेंट का रिलेटिव दूसरे कंटेस्टेंट के घर में चोरी छिपे घुस के उसके घर की छानबीन कर रहा है। मैं अभी के अभी पूरी टीम को बुलाता हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी चुराने आया था। Just call the reality team right now. We are going to disqualify her. हम चीटिंग करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हमारी माँ को इस खेल से बाहर मत निकालिए। अब बात करते हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की दमानी और पुदार परिवार के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे से माफी तलाफी कर लेंगे। इस बात को लेकर अबीरा खुश होगी, मगर अब लगता है कि अबीरा को यह एहसास होगा कि अरमान और उसके बीच रोमांस कम हो गया है, जिसके लिए वो प्रण लेगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी जिंदगी से रोमांस कम हो जाए। आज के रिकैप में बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। फाइनली ये झंझट खत्म हो गई, यानी कल का हम अपना स्पेशल डे हैप्पीली एंजॉय कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कभी नहीं भूल सकती कि कल क्या है। कल क्या है? वक्त की धूल हर चीज की चमक को कम कर देती है। सच्चा प्यार सरवाइव तो कर जाता है, लेकिन रोमांस नहीं बचता। नहीं 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 नहीं, मैं रोमांस को पकड़ के रखूंगी। मैं उसे अपनी और अरमान की लाइफ से जाने नहीं दूंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कलर्स टीवी पर शुरू हो गया है नया शो 108 बेस हॉस्पिटल उरी। जी हाँ, इस बार सास बहू के ड्रामे से हटकर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। देशभक्ति की कहानी, उरी की कहानी, डॉक्टर्स की जुबानी। तो कैसा रहा पहला एपिसोड, चलिए करते हैं रिव्यू।
सास बहू और साजिश में आज रिव्यू करेंगे कलर्स टीवी के नए शो 108 बेस हॉस्पिटल उरी के पहले एपिसोड की। टीवी पर पहली बार कोई ऐसी कहानी आ रही है जिसका आरंभ और अंत पहले से तय है। मतलब ये पूरी 30 एपिसोड की कहानी है जिसे न बढ़ाया जाएगा और न ही घटाया जाएगा। ये ट्रेडिशनल सास बहू सीरियल से बिल्कुल अलग है। शो की कहानी उरी के मिलिट्री अस्पताल की पृष्ठभूमि पर आधारित है और ये माना जाता है कि इस अस्पताल में कोई भी जख्मी हालत में आता है तो भले ही वो स्ट्रेचर पर आए मगर जाता वो अपने पैरों पर है। शो के कलाकारों की बात करें तो एरिका फर्नांडिस 5 साल बाद लौटी हैं टीवी पर, वो भी डॉक्टर नैना सान्याल के किरदार में, जो बेखौफ और निडर डॉक्टर है। ये 108 बेस हॉस्पिटल है। यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं स्ट्रेचर पे, लेकिन जाते हैं अपने पैरों पे चल के। सुना ना आपने रघुनंदन जी, आपको खुद चल के जाना है यहाँ से अपने वाइफ से मिलने। लेट्स गो। एरिका का लुक अब तक के बाकी शो से बहुत ही अलग है। टैना का ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने हर जवान का इलाज किया है और उनके हाथों से कभी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। वहीं कश्मीर महाजनी की बात करें तो डॉक्टर अनिरुद्ध जायसवाल के किरदार में नजर आए। इनका लुक और फील बहुत ही अमेजिंग है। उन्हें देखकर लगता है कि एक फौजी को ऐसा ही होना चाहिए, मगर इनका एक बीता हुआ कल है जब उनके सामने आता है तो कहानी में इश्क का तड़का भी लगता है। वहीं बात करें निखिल खुराना की तो वो मेजर समीर दीक्षित के किरदार में नजर आए, जो एक जुझारू अफसर है। वो हमेशा चौकन्ना रहता है और उसकी नजर हमेशा दुश्मनों पर रहती है। इनके अलावा स्मिता बंसल और आयुषी तालुकदार भी इस शो का हिस्सा बनी है। शो की शूटिंग की बात करें तो इसकी कहानी लगभग कश्मीर में शूट हुई है। लोकेशन रियल होने के कारण दर्शक इस कहानी से जुड़ते हैं। डायरेक्शन की बात करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से शूट किया गया है, मगर बात एडिटिंग की करें तो कहीं न कहीं जंप कट नजर आते हैं। एडिटिंग में इसका खास ध्यान रखना चाहिए। मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है मेजर। क्या मतलब? वो लोग पीछे हटे क्योंकि वो हमें भटकाना चाहते थे। इसका मतलब वो अटैक नहीं था। आज एम्बुश में मेरे कॉन्वॉय में मेरे साथ 20 जवान थे, उनमें से 11 लोग घायल हुए, लेकिन हॉस्पिटल की रिपोर्ट में 15 लोग एडमिटेड हैं। शो अच्छा है क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे और भी मजा आएगा। मगर बात करें पहले एपिसोड की तो वो हमेशा धमाकेदार होना चाहिए। उसकी कमी कहीं ना कहीं हमें खली। भले ही कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना था, पर हमारे अनुसार शो की शुरुआत में जो आतंकवादियों और फौजियों के बीच झड़प दिखाई गई है उसकी जरूरत नहीं थी। ज्यादा मजा तो तब आता जब कश्मीर की एंट्री होती, वो भी तब जहाँ टेररिस्ट अटैक करते हैं पुल के पास। मतलब उरी की कहानी लोगों के दिमाग में ऑलरेडी फिट है, इसलिए दर्शकों को एक पावरफुल शुरुआत देखनी थी। पहले एपिसोड में जिस तरह से दिखाया गया है कि गंभीर हालत में जब फौजी अस्पताल में आते हैं तब नैना और अनिरुद्ध की मुलाकात होती है, और वो मुलाकात जिस तरह से दिखाई गई है ऐसी मुलाकात भला इस सिचुएशन में कहाँ नजर आती है। खैर, कहानी से बड़ी उम्मीद है कि आगे और भी इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए सास बहू और साजिश शो के पहले एपिसोड को देता है 5 में से 3 स्टार। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब मॉनसून का सीजन ना कुछ ही दिनों में चला जाएगा। ऐसे में सूरज और ईशा ने सोचा कि क्यों ना भाई थोड़ा सा रोमांस कर लिया जाए। अब कहानी में दादा भाई वाला ट्रैक तो फिलहाल खत्म हो गया है। ऐसे में सूरज और ईशा के रोमांस का मौसम वापस आ गया है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे दोनों एक ही कप से चाय पी रहे हैं।
चाय के बहाने ही सही ईशा और सूरज को देखिए कैसे उन्होंने एक दूसरे का स्वाद चख लिया है। अरे भाई, जो चाय अब सूरज बनाकर लाया है, देखिए पहले ईशा ने वही चाय पी, उसके बाद चाय की तारीफ की और कहा सूरज को कि जरा आप भी पीकर देखिए, ये चाय तो बहुत अच्छी बनी है। अब सूरज ईशा की बात कैसे टाल सकता है, उसने चाय पी। जब ऐसा हुआ तब घर वाले ना छेड़ने लग गए दोनों को। अरे भाई, इसमें शर्माने वाली बात क्या है, आप दोनों पति पत्नी हैं, और अगर पत्नी का जूठा पति ने पी भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है। कहते हैं एक दूसरे का जूठा खाने से प्यार बढ़ता है ना सूरज और ईशा, आप भी कुछ ऐसा ही कहना चाहते हैं ना। अब पूरा परिवार एक साथ है, पराठे और अचार भी खाए जा रहे हैं। हिताई माँ खुश भी है लेकिन थोड़ी दुखी भी। अब वो क्या है ना, 15 अगस्त के प्रोग्राम में कितना बड़ा धमाका हुआ, पूरे परिवार की जान जा सकती थी। अवनी ने बहुत ही बुरी चाल चली थी, लेकिन कोई नहीं, अब ईशा और सूरज जानते हैं कि परिवार वालों का मूड कैसे हल्का करना है। यहाँ पे यही है कि 15 अगस्त का दिन हो गया। 15 अगस्त के दिन बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था कि सब किडनैप हुए थे, अवनी का पकड़ना, ये वो, कहीं ना कहीं सब अपनी मतलब जान जो है, सबकी जान जाते जाते सब लोग बचे हैं, तो सब कहीं ना कहीं टेंशन में हैं, दुख में हैं, बैठे हुए हैं। मॉर्निंग में सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करें बट कोई नॉर्मल नहीं है। तो सूरज और ईशा लोगों के मतलब ये घर में बाकी सदस्य के लिए लाइक पराठा बना के लाती है ईशा जी, मक्खन एंड पराठा, एंड सूरज अपना स्पेशल चाय बना के लाता है सबको माइंड फ्रेश करने के लिए, यू नो, कि थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाए, सभी घर में ईजी गो हो जाए, आसानी से सारी चीज़ें हो। सो दैट्स द वे कि सूरज और ईशा ट्राई कर रही है कि सब लोग हैप्पी हो जाए घर में। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर ठीक होगा। आने वाले ट्रैक में वो इंसान वापस आ रहा है जिसने ईशा की जिंदगी में तबाही मचा दी थी, यानी कि आकाश। नहीं, तुम मिहिका को मुझसे अलग नहीं कर सकते। सूरज, मुझे अपने परिवार पर कोई नई मुसीबत नहीं चाहिए, तेरे मिहिका इसे वापस। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सवाल ये है कि क्या हर एस्पेक्ट में कोई इंसान परफेक्ट हो सकता है क्या? और जवाब में हम कहेंगे कि भाई टीवी सीरियल की बहुरानियां तो ज़रूर हो सकती हैं। अब जगधात्री को ही देख लीजिए, वो एक परफेक्ट स्पाई है, एक परफेक्ट बहू है और अब एक परफेक्ट भाभी भी बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ननद यानी कि शिवाय की बहन की जान बचाई है और अब घर में हर तरफ उनके चर्चे हो रहे हैं। लेकिन ये देख कर ना किसी को मिर्ची लग रही है, आखिर कौन है ये? जिसकी भाभी हो जगधात्री जैसी, उसका भी बड़ा नाम है, हर मुसीबत से बचाए, बस उसका यही काम है। जगधात्री ने आज वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद तपस्या और आरती को थी ही नहीं। आरती और महेश अपनी बेटी आना को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए और आना ने तो आते ही जगधात्री की तारीफें करना शुरू कर दी। उसने सभी घर वालों को बताया कि अगर जगधात्री भाभी नहीं होती तो उन सब का बचना मुश्किल था। माया खुश होती है कि चलो जगधात्री और आना को कुछ हुआ नहीं, पर तपस्या को ये बात हजम नहीं होती।
वो कुछ ना कुछ जगधात्री को सुनाना चाहती है, मगर इस बार आरना ही तपस्या का मुंह बंद कर देती है। हम तो इनिशियली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए मेरे कॉलेज में गए थे, फ्लैग होइस्टिंग था और मिनिस्टर सर भी आए थे, बट इवेंचुअली कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि गुंडे आ गए थे वहाँ पे, हमें हॉस्टेज कर लिया था उन्होंने और भाभी हमें रेस्क्यू करने की कोशिश करती है, हमें हेल्प करती है, उनके साथ फाइट करती है, पूरा एक्शन सीक्वेंस था, सब था, एंड देन हम फाइनली बच के वापस घर आ चुके हैं एज़ यूजुअल। तपस्या भाभी की आदत हो गई है अभी, उनको अच्छा नहीं लगता है कि जगधात्री भाभी अगर कुछ अच्छा कर ले जो फैमिली को अच्छा लग जाए, और तपस्या भाभी इज़ नॉट द लीडिंग बहू इन द हाउस, तो ऑब्वियसली उनको जलन तो हो ही रही है। तो वो आती है और ट्राई करती है कि भाभी को सुनाने की और उनको इंटिमिडेट करने की कि तुम्हारी वजह से किसी की जान चली जाती, तुम क्यों गई, तुम पनौती हो, तुम बैड लक हो, ये वो। एंड ऑफ कोर्स आरना बिंग आरना, वो भाभी के लिए कुछ भी बुरा सुन नहीं सकती है और वो सुनेगी भी नहीं, तो उसको पता है कि उसे कैसे जवाब देना, और उसने तपस्या को बोल दिया भाभी को कि ये अनलकी नहीं है, ये लकी है, क्योंकि कभी भी कोई भी सिचुएशन आई है, कोई ट्रबल हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो जगधात्री भाभी इज़ ऑलवेज बिन देयर एक्टिवली कि एंड शी इज़ बिन प्रेजेंट कि पहले जाके उन्होंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया, बचा लिया है सबको। पूरी कहानी ये है कि अंजलि और आरना दोनों ही कॉलेज गए थे, जहां मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे। आज़ादी के दिन ही तो कुछ लोगों ने सभी को बंधक बना लिया था, उसमें आरना और जगधात्री भी शामिल थी, पर जगधात्री जहां हो वहां भला कौन उसे बंदी बना सकता है। जगधात्री वहां से आखिर आरना को बचाकर घर ले आती है। अब घर वाले तो आरना को लेकर काफी चिंतित होते हैं क्योंकि उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है, मगर इनके मुरझाए हुए चेहरे आरना और जगधात्री को देखकर फिर से खिल जाते हैं। ऑब्वियसली एज अ फादर महेश देशमुख इज़ वेरी वॉरिड कि ज़रूरत क्या थी जाने की, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, भगदड़ मची है, टेलीविज़न पे बता रहे हैं कि वहाँ पे क्योस हो गया है, शायद कोई टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है, तो बड़ा क्योस सा एक माहौल है, परेशान है बाप इसका। एंड बट इसी बीच में ऊपर वाले की दया से वो आ जाती है घर पे और उसके आगे जो है वो बताती है कि किस तरह जगधात्री ने वहाँ पे एक हीरोइक रोल प्ले किया है। जगधात्री ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि देश की सुरक्षा के साथ साथ वो अपने परिवार की भी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा सकती है। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल तू ही रे दिल में बहुत दिनों के बाद ना हमें एक अच्छा वाला सीन देखने को मिल रहा है, जहां हीरो और हीरोइन के बीच चल रहा है रोमांस। वेल, हम संजय और वृंदा की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि संजय और स्वाति की बात कर रहे हैं। अब वो क्या है ना कि इन दोनों की शादी होने वाली है, तो थोड़ा सा रोमांस तो बनता है। जैसे जैसे स्वाति और संजय के शादी के दिन करीब आ रहे हैं, स्वाति संजय के सपनों में खोती जा रही है। ये देखिए ना इसका एक नमूना, जहाँ पर वो अपने घर पर है लेकिन सपनों की दुनिया में वो संजय के साथ रोमांस कर रही है। अब इनका प्यार बहुत पुराना है, शादी तो कब की हो जाती, लेकिन बीच में जो सिचुएशन हुई उसके चलते इनकी शादी आगे के लिए टल गई। लेकिन अब जल्द ही ये शादी के बंधन में बंधेंगे, तो इस हिसाब से वो अपने प्यार के साथ सपनों में खो गई है। अब यहाँ पर वृंदा आई और उसने स्वाति को देखा ना तो वो चौंक गई। स्वाति ने वृंदा को संजय समझ लिया और देखिए वो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर जो संजय और स्वाति के साथ होता। मैंने आपको बिंदी भी लगा दी, फिर वहाँ पे खत्म नहीं हुआ, मुझे पकड़ के गोल गोल घूमने लगी, पर्दे के पास ले गई, फिर कूदी मार के बिस्तर पे, और फिर मुझे
छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। अरे मैंने पकड़ा ही कब था आपको? वैसे पर्दे पर ये सीन आपको काफी मजेदार लगेगा, क्योंकि यहाँ पर एक्टर भी शूट करते करते हंसने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। वृंदा और स्वाति दोनों ही एक दूसरे को बहन मानती हैं। अब छोटी बहन बड़ी बहन को छेड़ रही है। स्वाति थोड़ी सी शर्मा भी रही है, लेकिन उसने बातों को इग्नोर कर दिया। तो मैं एक सपना देखती हूँ, मुझे तो रियल लग रहा था भाई। संजय आता है, ऐसे रोमांस होता है, ठीक है। फिर हम ऐसे पर्दों में से गड़गड़ होके ऐसे गिर जाते हैं और फिर गड़गड़। तो फिर ये बोलती है एकदम से कि दीदी दीदी छोड़ो मुझे। अब स्वाति जो है वृंदा को ही संजय समझ लेती है, पकड़ के पूरा पकड़म पकड़ाई खिलवा दी यार। पता नहीं ये लोग संजय और ये लोग ऐसा क्या कर रहे थे भाई, कमरे में ही गोल गोल घूम रहे हैं, कर्टन्स में लिपट गए पूरा। अब यहाँ पर वृंदा को मानना पड़ेगा, जिसने दिल पर पत्थर रख लिया है, जो जानती है कि जो उसका सुहाग है अब बहुत जल्द स्वाति का सुहाग बनेगा। अब ये तो अनर्थ है जो कि नहीं होना चाहिए। जानबूझकर वृंदा तुम्हें ना ऐसा नहीं करना चाहिए। कह रही है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो वृंदा? मैंने बोला तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पकड़ के एक तो खुद यहाँ पर लेकर आई हो, सब बोल रही हो मुझे ऐसे कर दे वैसे कर दे ऐसे कर दे। ये क्या तरीका है? रोमांस ब्रो, मेरे को तो दोनों का रोमांस करने का मौका मिल रहा है। डैम ब्रो। हाँ राइट, मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, शॉपिंग जाने वाले हैं, बहुत एक्साइटमेंट है सब कुछ। फाइनली मतलब कब से एंगेजमेंट चल रहा था, बट अब फाइनली होने वाली है। तो एक होता ना यार, आपको दिखने लग जाता है हर जगह वो बंदा। अब स्वाति को तो नहीं पता है कि संजय और आपकी शादी हो गई है, लेकिन आपको तो पता है ना। सच भले ही कड़वा है, लेकिन अभी आप बता दोगी तो कम से कम स्वाति की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी ना। जिसे बहन मानती हो तो कम से कम उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ तो तुम्हें नहीं लाने देना चाहिए। हम तो आपको यही सलाह देंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।